नमस्कार। आज रिजर्व बैंक का पॉलिसी बाहर आया, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ। तो ये क्यों 25 बेसिस का क्या ऐसे हुआ और आरबीआई की क्या एनालिसिस थी इसके पीछे और मार्केट क्यों ऐसा रिएक्ट किया उसके लिए, ये सब मैं तुमने सोचा कि थोड़ा बहुत मेरे व्यूज़ को आपके साथ शेयर करूं। तो पहली चीज़, आरबीआई की बारे में समझना ज़रूरी है कि काम उनका क्या है। जैसे आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, तो बाकी फेड भी एक सेंट्रल बैंक है, ईसीबी एक सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड भी सेंट्रल बैंक है। क्या ये सभी सेंट्रल बैंक की एक ही मकसद है या कुछ फ़र्क है? ज़्यादातर देखें तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन को मैनेज करना सभी लोगों का वही एक मकसद लिखा हुआ है उनके पॉलिसी में। तो उसकी बैलेंस, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आरबीआई या फेड जो भी रोल है उनका एक साइकिल चलाने के तरीके है। साइकिल के लिए आपको बैलेंस चाहिए, राइट? दोनों पैर बैलेंस में जाना चाहिए। वैसे ही ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें फेड में और आरबीआई में। क्या है उसमें? क्या है कि फेड की पॉलिसी में लिखा है कि ये बैलेंस मेंटेन करो, वैसे आरबीआई की पॉलिसी में लिखा है कि आप इन्फ्लेशन में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन थोड़ी अधिक है और इसीलिए यहाँ पर इन्फ्लेशन का महत्व थोड़ा अधिक है। तो दोनों को बैलेंस करना है, मगर प्राइमरी रियल इन्फ्लेशन को बहुत हाथ से जाने मत दीजिए। ये एक छोटी सी फ़र्क है रिजर्व बैंक में। और एक बहुत बड़ी फ़र्क भी है। क्या है कि फेड और ईसीबी ये सब क्या है कि उनकी करेंसी कन्वर्टेबल है। कोई भी कितना भी पैसा अंदर लेके जाता है बाहर जाता है। इंडिया का कैपिटल अकाउंट टाइट है, तो करेंसी मैनेजमेंट रोल आरबीआई के हाथ में दिया गया है जो फेड के पास नहीं है। तो करेंसी मैनेजमेंट में भी बैलेंस की ज़रूरत है। ना ओवर अप्रिसिएट होना चाहिए, ना ओवर डिप्रिशिएट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन से एक्सपोर्टर्स खुश, इंपोर्टर्स नाराज, और ऑपोजिट है अप्रिसिएशन से। तो आरबीआई ना इनको सपोर्ट कर सकती है ना उनको। एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। क्यों? इसमें भी एक थोड़ा सा फ़र्क है। प्योर बैलेंस की बात नहीं है, क्योंकि हम एक ट्रेड डेफिसिट है, यानी हमारी इंपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट्स से अधिक है। इसलिए डिप्रिसिएशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, अप्रिसिएशन पे कम, राइट? तो जैसे इन्फ्लेशन पे ज़्यादा ध्यान और ग्रोथ पे कम, वैसा ही करेंसी में। पर ये भी इनका काम है जो फेड के पास नहीं है, याद रख लीजिए। इसके अलावा एक छोटा काम है आरबीआई का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बोरिंग है उसका बोरिंग मैनेज करना। पब्लिक डेट ऑफिस कहते हैं, यानी जो ब्रोकर करता है वही काम करती है आरबीआई उनके लिए। बट इसमें क्या है कि उसके लिए ज़्यादा पैसा कमाने की बात नहीं है, मगर उनको एक अच्छी जानकारी आ जाती है कि क्या खर्चा कर रहे हैं। खर्चा डिसाइड नहीं करते हैं, मगर खर्चा क्या करें ये जानकारी आती है, तो पॉलिसी के अंदर उसका भी उनको एक इम्पैक्ट फैक्टर इन कर सकते हैं। बट पब्लिक डेटा आज उसको छोड़िए, अभी हम फोकस करेंगे ये दोनों। अब ये आरबीआई पॉलिसी क्यों इम्पोर्टेंट था? तो 2-3 चीज़ है इसके पीछे। एक है पहली बार नए आरबीआई गवर्नर का पहला पॉलिसी, तो उनकी सोच विचार क्या है, वो कैसे करेंगे, ये सब देखना ज़रूरी था। सेकंड बात क्या है कि वो दिसंबर तक गवर्नमेंट में थे, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में, इसीलिए बजट के कामकाज में वो इन्वॉल्व थे। तो उनको पता है कि गवर्नमेंट की सोच क्या है, गवर्नमेंट की खर्चा का पैटर्न क्या है, कैसे चाहिए सपोर्ट गवर्नमेंट को। ये सपोर्ट उधर वो नए रोल में भी जानकारी ला सकते हैं, तो उससे एक कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, वो दूसरी बात है। तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉलिसी है क्योंकि इस बार पॉलिसी बस एक हफ्ते बजट के बाद आ रहा है। तो क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास जो टूल्स होते हैं ना, उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो करेंसी का एक प्लान है, बाकी ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी के 2 भाग होते हैं, एक होता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट और एक होता है इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, राइट? तो ये दोनों को और करेंसी से, अगर करेंसी डिफेंड कर रही है आरबीआई वीकनिंग से, तो उसके लिए डॉलर देना पड़ता है एफआईएस जो निकाल रहे हैं उनको। तो वो रुपए को लेकर वो डॉलर खरीद के उनको देती है ना, तो रुपए का लिक्विडिटी सक आउट करती है। तो लिक्विडिटी का करेंसी और मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट में दोनों, क्योंकि अगर बहुत से लिक्विडिटी सक हो गया तो मनी भी एक प्रोडक्ट है। मनी सप्लाई एक आलू की तरह प्रोडक्ट है, यानी डिमांड सप्लाई की बात है। और इसका डिमांड सप्लाई का रिजल्ट कहाँ पे दिखता है? उसके दाम में। दाम क्या होता है पैसे का? इंटरेस्ट रेट, राइट? तो नेचुरली मनी सप्लाई शॉर्ट होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। तो ये तीनों इंटरलिंक्ड है। आरबीआई को करेंसी, इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी तीनों इंटरलिंक्ड है। मगर इसके साथ और जुड़ी हुई बात है फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि ग्रोथ को आगे बढ़ाना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ये इतना ही फिस्कल का काम है जितना आरबीआई का काम है।
क्योंकि गवर्नमेंट सप्लाई साइड में कुछ समझाऊं मैं आपको कि इन्फ्लेशन होता है जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होता है, राइट। तो डिमांड सप्लाई का गैप ही आपको दाम को बढ़ाते हैं, वही है इन्फ्लेशन, महंगाई। अब इन्फ्लेशन की बढ़त के पीछे दो कारण हो सकते हैं, डिमांड बहुत तेज़ी से भाग रहा होगा या सप्लाई घट रही होगी, राइट। तो हर देश में इसका इम्पैक्ट अलग अलग होता है। अब अमेरिका और डेवलप्ड देश में क्या है, उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे पैसा खर्चा करने के लिए बहुत है, तो वहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, यानी डिमांड तेज़ी से इसीलिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो डिमांड को कूल कर सकते हैं रेट हाइक करके, राइट। तो वो बात एक वहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, इंडिया में हमारी सप्लाई साइड से ज़्यादा इन्फ्लेशन आती है। क्यों? हम एक डेफिसिट है, हमारी पर कैपिटा इनकम $2,800 है, $80,000 है अमेरिका का, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। तो नेचुरली यहाँ क्या होता है, इन्फ्लेशन की बढ़त ज़्यादा डिमांड के कारण नहीं होता है, मगर सप्लाई की या कमी होती है या सप्लाई के दाम बढ़ जाते हैं, ये दोनों मिलाकर ही यहाँ पे इन्फ्लेशन। तो हम कहते हैं इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। तो सप्लाई की कंट्रोल में गवर्नमेंट का काम होता है ना, क्योंकि वो ड्यूटी लगा सकती है इंपोर्ट को, बैन कर सकती है इंपोर्ट को, या कुछ भी सपोर्ट करने के लिए कुछ अलाउ कर सकती है। तो सप्लाई को ट्वीक करना गवर्नमेंट का काम होता है, तो फिस्कल इसमें काम आता है। सिमिलरली ग्रोथ का तो सपोर्ट पता है आपको ना, फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट जैसे अभी टैक्स की छूट दिया और ग्रोथ को स्पर कर दिया, तो फिस्कल पॉलिसी कहाँ जा रही है। अगर फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, राइट। तो डेफिसिट जो होता है, तो अगर वो डेफिसिट बढ़ रहा है तो उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। क्यों? कहीं से बोरो करके ही वो गैप को फिल करना है ना, तो गवर्नमेंट आके बोरो करेगी, तो नेचुरली प्रेशर होता है रुपी रिसोर्सेस के ऊपर, तो दाम बढ़ जाएगा। तो फिस्कल पॉलिसी का बहुत साथ में तालमेल विद द मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार एक हफ्ते के बाद ही आ रही है। तो नेचुरली इस गवर्नर के पास पहले वो जानकारी बजट के पहले ही, फिर बजट में जो किया उसकी जानकारी थी, तो उसी से वो डिसीजन मेकिंग कर सक रहे थे। तो इसीलिए ये पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण था। अब प्राइमा फेसी क्या सिचुएशन थी यहाँ पर, सिचुएशन आरबीआई के लिए रेट कट के लिए इसीलिए सही लगा क्योंकि शुरुआत थी जब सेकेंड क्वार्टर की जीडीपी का नंबर एकदम घट के 5.4, तब तक हमारी ग्रोथ बहुत बढ़िया चल रही थी। इनफैक्ट लास्ट ईयर का फुल ईयर ग्रोथ 8.2% था, और इस साल का उन्होंने 7.2 रखा, बट अब बात कर रहे हैं 6.6 का। तो जो ग्रोथ की सडन स्लोडाउन होगी, कोई एंटिसिपेट नहीं किया, तो वो एक झटका था जिसका इक्विटी मार्केट को पहले ही पता था, क्योंकि अर्निंग सीजन बहुत कमज़ोर निकली ना उस क्वार्टर की, तो वो एक लीड इंडिकेटर था कि जीडीपी अच्छी नहीं आ रही है। तो इसीलिए पहला चीज़ था कि ग्रोथ का स्लो डाउन हो रहा है, ये बात पक्की हो गई, नंबर 1। नंबर 2 था कि एट दैट टाइम इन्फ्लेशन भी दौड़ रहा था, क्योंकि मानसून अच्छा था, फिर भी प्रोडक्शन भी अच्छी थी फूड ग्रेन्स का और वेजिटेबल्स का, मगर कंजम्पशन कम था, फिर भी दाम बढ़ रहे थे, क्योंकि या मानसून गलत जगह पे गिरा, या फिर जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ और जहाँ पे डिमांड थी उसमें फासला था, तो वो प्रोडक्ट नहीं पहुँच पाई, तो इसीलिए एट दैट टाइम इन्फ्लेशन भी बढ़ रही थी। तो इसीलिए अब जनवरी में थोड़ी इन्फ्लेशन घटने लगी, तो सिचुएशन माहौल। मगर फिस्कल में क्या हुआ सिचुएशन, तो ये जानते हुए गवर्नमेंट ने भी फिस्कल साइड से कुछ कामकाज किया है। क्या? पहली बात है, ग्रोथ की स्लोडाउन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ अपना पैसा इनकम गंवा दिया टैक्स के जरिए, और लोगों के हाथ में 1 लाख करोड़ हाथ में दे दिया। उम्मीद है कि वो जाके खर्चा करेंगे 1 लाख करोड़, तो नेचुरली ये ग्रोथ का बूस्ट गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आ गया। सेकेंड बात है, उन्होंने सप्लाई साइड इन्फ्लेशन के बारे में भी एग्रीकल्चर में बहुत रिफॉर्म्स अनाउंस किए, जहाँ पे सप्लाई का कंस्ट्रेंट दो जगह पे आके गैप ना हो, और फिर एक पल्सेस जो है उनकी इन्फ्लेशन भी बढ़ रही थी, तो गवर्नमेंट ने स्पेशल एक पल्सेस बोर्ड लॉन्च करके पल्सेस के लिए कमेटी लॉन्च किया। तो ये सब चीज़ आके एक फिस्कल तरीके से सप्लाई साइड का जो फूड वेजिटेबल इन्फ्लेशन को कम करा सकती, तो फिस्कल से ये सपोर्ट आया। मगर ये कंजम्पशन से एक डर था, क्या कि 1 लाख करोड़ पैसा गया, कंजम्पशन आ गया, तो क्या उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। मगर आरबीआई गवर्नर ने साफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको स्पष्ट कर दिया कि ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आज जो कैपेसिटी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है सामान के लिए, वो पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
आज के दिन में भी 75% ही हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, यानी और 25% यानी 25/75 और 33% अगर डिमांड बढ़े तभी आपको प्रोडक्ट का शॉर्टेज आके आपको दाम बढ़ सकती है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में बहुत एक अंतर होने के कारण जो भी कंजम्पशन की ओर पैसा जाएगा उसके कारण दाम बढ़ेंगे नहीं, यही उनका सोच था। सेकंड बात यह है कि ये 1 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट ने दिया है तो पूरा का पूरा थोड़ी कंजम्पशन में जाने वाला है। सब लोग थोड़ी खर्चा करेंगे, कुछ तो सेविंग्स तो करेंगे ना। मैंने कई जर्नल्स पे पढ़ा है तो ओवरऑल एक असेसमेंट है कि 1 लाख करोड़ में से 60,000 करोड़ कंजम्पशन में आ सकता है और 40,000 करोड़ सेविंग्स में जाएगा, चाहे वो SIP बुक के जरिए या कैसे भी सेविंग की ओर चला जाएगा। तो ये 60,000 करोड़ का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ाएगा, ये RBI की सोच थी। और इसीलिए फिस्कल साइड से और एक सपोर्ट भी आ गया। क्या है? फिस्कल डेफिसिट का टारगेट। अभी पिछले साल उन्होंने फिस्कल ग्लाइड पाथ पे बताया कि 2025-26 आने वाले साल में 4.5 का टारगेट रखा था, मगर इस बजट में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 4.4 तक गिरा दूंगी, यानी बेटर देन एंटिसिपेट, यानी फिस्कल एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, फिस्कल कंट्रैक्शन हो रहा है। और गवर्नमेंट ने अपनी बोरिंग लेवल को भी कायम रखा है और कह दिया कि आज 56% गवर्नमेंट की एज अ परसेंटेज ऑफ GDP टोटल डेट है, उसको 2031 तक 50% तक गिरा देंगे, यानी गवर्नमेंट की भी ग्लाइड पाथ लेस बोरिंग से। तो अगर गवर्नमेंट लेस बोरिंग कर रही है तो प्रेशर ऑन मनी रिसोर्सेज भी कम होगा, तो नेचुरली इंटरेस्ट रेट के ऊपर दबाव नहीं आएगा। थर्ड, कैपेक्स में भी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने फ्लैट बजट ओवर बजट फ्लैट रखा, इनफैक्ट एक्चुअल ओवर बजट खाली 10% की कैपेक्स की बढ़त है। तो ये सब चीज़ के कारण, फिस्कल चीज़ के कारण कोई इन्फ्लेशन के ऊपर दबाव नहीं है, ऑन द कंट्री ग्रोथ को सपोर्टिव कुछ मेजर्स है। तो ये डेटा तो RBI के पास था और उसके साथ जनवरी में डेटा जो आई, फूड के दाम घट रही थी, तो RBI की हाथ और भी मजबूत हो गया कि ये अभी इन्फ्लेशन घट रहा है और ग्रोथ के भी नमूने इस क्वार्टर का जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी फेस्टिवल सीजन का उतना खास नहीं रहा जितना उम्मीद थी, तो इसके भी GDP के नंबर अच्छे नहीं आएंगे, ठीक ही आएंगे। तो इसीलिए ये सब सपोर्टिव करके RBI के लिए रेट कट करने के लिए सिचुएशन ठीक था। अब रेट कट कर दिया, मार्केट ने भी एंटिसिपेट किया रेट कट और रेट कट कर दिया, अच्छी बात है। तो फिर मार्केट क्यों नहीं दौड़ा आज? क्योंकि मार्केट में क्या है, दो चीज़। फर्स्ट, मार्केट को जो उम्मीद होता है, खाली उम्मीद को सेटिस्फाई करने से कोई चला नहीं, क्योंकि उस उम्मीद को दाम में ऑलरेडी फैक्टर हो जाता है। एक पॉजिटिव एडिशनल सरप्राइज आ गया तो मार्केट दौड़ेगा, नेगेटिव आ गया तो गिरेगा, राइट? वो एक बात। सेकेंड, मार्केट की क्या सोच थी, अरे ग्रोथ का स्लो डाउन हो रहा है, इन्फ्लेशन, मानसून भी अच्छा है तो इन्फ्लेशन भी घटेगा, तो क्या ये रेट कट का साइकिल शुरू हो रहा है? वो इक्विटी मार्केट वही चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट होती है। तो आने वाले दिन में क्या, इस साल में कुछ लोगों ने कहा कि 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा, मगर RBI गवर्नर ने साफ कह दिया कि नहीं भैया, ये 25 बेसिस पॉइंट्स अब के लिए है, क्योंकि उन्होंने स्टांस को न्यूट्रल कायम रखा है। और मार्केट सोच रही थी कि अकोमोडेटिव में बदल के और भी 2-3 रेट कट का ऐलान होगा तो फैक्टर करेंगे, तो नेचुरल इक्विटी मार्केट को रेट्स की कमी बहुत पसंद है। मगर ये हो गया, खाली ये एक ही क्वार्टर का है, तो मार्केट थोड़ी नाराज हो गई, अरे यार अब फ्यूचर का रेट का बात बाद में दिखेगा, तो एक बात है। तो ये न्यूट्रल्स टू अकोमोडेटिव ना जाने के कारण फ्यूचर रेट कट्स, और RBI ने क्लियर कह दिया कि क्यों ऐसे है, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक चीज़ है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन में उन्होंने कहा कि अब के लिए मेरे को दिख रहा है कि रबी क्रॉप का और खरीफ क्रॉप का इम्पैक्ट दिखे, दाम घटेंगे तो कंफर्ट है, मगर अगले साल का मानसून कैसे रहेगा किसको पता, उसके बाद इन्फ्लेशन कैसे रहेगा, और उसको भी फैक्टर करते हुए उन्होंने ये भी शो किया है कि RBI की बैंड होती है 2 से 6 इन्फ्लेशन का, और 4 के नीचे कंफर्म हो गया तभी रेट कट होता है। वही शक्तिकांत दास ने इतना डिटेल में हर पॉलिसी में एक्सप्लेन कर रहे थे। अभी भी देखिए, प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन में RBI ने खाली एक क्वार्टर का 3.8 रखा है, बाकी क्वार्टर का सब 4 के ऊपर ही है, और फुल ईयर का भी 4.2 है। तो खाली इन्फ्लेशन के कारण रेट कट ऑटोमेटिकली नहीं बनता है, वो एक बात है। सेकंड, ग्रोथ की ओर ध्यान दें। RBI ने माना कि इस क्वार्टर की ग्रोथ ढल जाएगी, इसलिए रेट कट किया, मगर आने वाले दिन की बात करें तो उन्होंने कहा कि पहली चीज़,
अच्छी मानसून के कारण एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी अच्छी बढ़नी चाहिए, नंबर वन। गवर्नमेंट ने भी कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए बहुत किए, वो पल्सेस की बोर्ड ये वो, उसके कारण एग्रीकल्चर में भी सपोर्ट बूस्ट होगा, तो एग्री कंपोनेंट अच्छा होगा। सेकेंड, पीएमआई के ऊपर ध्यान दिया उन्होंने कहा कि ओवरऑल पीएमआई अच्छी लेवल पे है, इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा बड़ा है और सर्विस का थोड़ा घटा है, बट फिर भी 56% में है पीएमआई। 50 के ऊपर ही एक्सपेंशन है, ये 56 तो बहुत एक्सपेंशन, यानी परचेस मैनेजर इंडेक्स है ना, ये परचेस मैनेजर कह रहे हैं कि मेरी फ्यूचर ऑर्डर बुक अच्छी है इसलिए वो नंबर ऊपर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे आने वाले दिन में जीडीपी अच्छी आने वाली है, इसके कारण अभी क्यों फिक्र। तो अगर जीडीपी अच्छी आ रही है और इन्फ्लेशन भी 4 के नीचे क्लियर कट नहीं जा रहा है, तो कहाँ से फ्यूचर रेट कट बनता है अभी के जो एनालिसिस में नहीं। इसलिए जो इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने प्रोजेक्शन ऑफ जीडीपी किया था, उन्होंने कहा था कि 6.3 to 6.8 का रेंज होगा, मगर आरबीआई ने स्पष्ट कह दिया कि हमारी एक्सपेक्टेशन है 6.7, यानी बैंड के हायर एंड में, यानी उनकी ग्रोथ की आउटलुक पॉजिटिव उन्होंने बता दिया इन सब चीज़ों के कारण। तो ऐसी हालत में तो नेचुरल उन्होंने कहा कि फ्यूचर रेट कट्स का तो देख लेंगे तब आने को, अब से कोई गारंटी नहीं है। तो मार्केट इससे नेचुरली थोड़ी नाराज थी कि एक क्लियर कट रेट कट का डायरेक्शन नहीं मिला, और फ्यूचर में रेट कट हो या ना हो ये फ्यूचर वाला डेटा ही बताएगा। तो नेचुरली मार्केट ने जो हुआ रेट कट उसको तो डिस्काउंट करते हैं, उसके बाद देख लेंगे। तो इसलिए मार्केट दौड़ा नहीं आज, खाली रेट आरबीआई पॉलिसी पर मार्केट थोड़ी डिपेंड होती है, एफआईएस की आउटलुक है, ट्रम्पोनॉमिक्स ये सब है ना, तो इसलिए आज मार्केट में कुछ खास एक पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आपने देख पाए इसके कारण। अब सेक्टर की ओर थोड़ी ध्यान देते हैं। तो सेक्टर में बात क्या है, तो इसके पहले एक और बात मेरे को कहना था, सॉरी मैं भूल गया, कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि क्योंकि वो आरबीआई को रुपये को डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं कि और भी लिक्विडिटी की शॉर्टफॉल होगी, तो आरबीआई कुछ और लिक्विडिटी के बारे में भी करेगी, ये उम्मीद भी कुछ पार्टिसिपेंट्स में बिल्डअप हुए थे। क्योंकि पहले क्या किया था, एक सीआरआर कट किया था, उसके बाद वो एक 1.5 लाख करोड़ का वेरियस रिपो ऑक्शंस के जरिए लिक्विडिटी इन्फ्यूशन की प्रोग्राम भी डाल दिया। आरबीआई सोचते और भी करेंगे, बट आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा, अरे तब वो सीआरआर कट हुआ था क्यों, ये खाली आरबीआई के एक्शन के कारण नहीं, यानी आरबीआई रुपये को डिफेंड करने के लिए रुपये को लिक्विडिटी सकआउट करी, खाली ये नहीं, वो दिसंबर में एडवांस टैक्स का आउटफ्लो के कारण लिक्विडिटी की शॉर्टफॉल आई थी, इसलिए कुछ कार्रवाई ली गई। उसके बाद भी हमने कार्रवाई लिया है। अब रुपये को डिफेंड करने के लिए मेरे पास $630 बिलियन का रिजर्व है अभी भी, उसमें 70 मैंने यूज़ कर दिया, 700 से 630, पर वो 10 महीने की इंपोर्ट को कवर करने लायक है पैसा, तो मेरे लिए अभी कोई डर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि, और ये भी कहा कि मैं खाली रुपये डॉलर को नहीं, डॉलर ग्लोबल वॉलेटिलिटी के कारण डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, वॉलेटिलिटी के टाइम में एक सेफ असेट में पैसा जा रहा है, तो डॉलर का स्ट्रेंथनिंग ऑटोमेटिकली वो रुपये में वीकन हो रहा है। मगर ओवरऑल एक बास्केट में देखें तो रुपये एक्चुअली ओवर वैल्यूड है। 106-7 के हिसाब से REER रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी 7-8 कंट्रीज, एक ब्रिटिश पाउंड है, जापानीज येन है, जर्मन डॉइचमार्क है, यूरो है, इन सबको मिला के एक बास्केट बनाते हैं, तो वहाँ पे रुपये डॉलर इंडेक्स जो है वो 107 के ऊपर है, मगर रुपये का भी वेटेड एवरेज अराउंड 106-7 में है, यानी रुपये का वीकनिंग इतना नहीं हुआ जितना बाकी देशों का हुआ है। तो आरबीआई को अभी भी क्या है कि रुपये थोड़ी ओवर वैल्यूड लग रही है, और ये कितना डिप्रिशिएशन हो सकता है उसके लिए मायना मैं तो कहूँगा आपको कि फंडामेंटल तौर पर आज 87.42 पे है रुपये डॉलर। फंडामेंटल तौर पर आज के जो रेट हाइक के बाद एक लॉन्गर टर्म, शॉर्टर टर्म में क्या है, आरबीआई ने इसीलिए रेट कट किया क्योंकि दो देश के बीच में एक जीरो आर्बिट्राज थ्योरी होता है, यानी इंटरेस्ट रेट उस देश में और इस देश में जो डिफरेंस है, उसी हिसाब से जिस देश का इंटरेस्ट रेट हायर है, ज़्यादा है, उसका वीकन होना चाहिए, यही नियम है, राइट। तो लॉन्गर टर्म में ये प्ले आउट होता है। तो लॉन्गर टर्म की इंटरेस्ट रेट देखें, आज के रेट कट के बाद इंडिया का 6.73 में है 10 ईयर, यूएस का 4.51 में है, डिफरेंस कितना है 2.22, यानी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ करेंसी कहती है कि एक साल के बाद 2.22% रुपये को वीकन होना है, नहीं तो मुफ्त में कोई पैसा डॉलर से यहाँ आके यहाँ निवेश करके मुफ्त में विदा रिस्क लिए प्रॉफिट बना के ले सकता है। मार्केट कभी ये छोड़ेगी नहीं। फंडामेंटल तौर पर डिमांड सप्लाई, एफआई की फ्लो वो सब बात अलग है, वो तो जब होता है तो होता है। तो अगर आप 2.22% को अप्लाई करें
आज के रेट का 887.42 पे, तो एक साल के बाद रुपये का लेवल होना चाहिए 89.34। यानी आरबीआई का ये भी सोच होगा कि अरे 89.34 तो जाएगा तो रुपये इतना ही वीकन हो रहा है जितना डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, मैं क्यों फिक्र करूं। तो इसीलिए आरबीआई ने कोई एडिशनल लिक्विडिटी का मेजर नहीं अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि मैं कोई रुपये का टारगेट नहीं रखती हूँ, मगर वॉलेटिलिटी को मैनेज करना थ्रू इंटरवेंशन ही हमारा काम है, और एक बैलेंस नेचुरली बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्योंकि बहुत वीकन नहीं होने दिया तो एक्सपोर्ट सफर हो जाएंगे। तो ये सब बात उनको मिलाकर उन्होंने ज़्यादा इसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं, तो मार्केट इससे भी नाराज़ थी क्योंकि उन्होंने थोड़ा एडिशनल लिक्विडिटी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर लिक्विडिटी टाइट होती है तो ये रेट का ट्रांसमिट नहीं होगा, वो भी सही है, मगर लिक्विडिटी एडिक्वेट है तो भी ट्रांसमिट। तो आरबीआई का मानना है कि देख लेंगे, जब चाहिए ज़रूरत है उतना तो हम दे देंगे लिक्विडिटी। तो ये बात उन्होंने एक तरीके से कह दिया। तो मगर मार्केट को जो एंटिसिपेशन थी उस हिसाब से वो लिक्विडिटी का इन्फ्यूशन एडिशनल नहीं हुआ। मार्केट शायद और एक सीआरआर कट आ जाएगा करके सोच रही थी, नहीं हुआ वो। ओके, तो ये सब कारण थे मार्केट की थोड़ी नाराज़गी के पीछे। अब सेक्टर्स पे आते हैं। तो नेचुरली बैंकिंग सेक्टर, रेट कट होने से बैंक दौड़ेंगे यही सोचा था, आज नहीं हुआ। क्या हुआ, क्यों? क्योंकि एक ये रेट कट फैक्टर हुए तो बैंक इंडेक्स थोड़ा बढ़ा था ऑलरेडी, तो ये तो हुआ। बाय ऑन द रूमर, सेल ऑन द फैक्ट, कितना बाय ऑन द एक्सपेक्टेशन, सेल ऑन द फैक्ट, जो एक्सपेक्टेड थी वो हो गया। तो एक बात होती। दूसरी बात देख लीजिए आप, अब ये जो रेट कट है वो ट्रांसमिट होगा कि नहीं। ओके, अब ये शॉर्ट टर्म में है रेट कट, मगर लोन सब लॉन्ग टर्म है, तो हर बैंक को डिसाइड करना पड़ेगा अपना वैल्को पे, जहाँ पर हमारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसी है, इसके कारण मेरी। तो एसबीआई ने लीड ले लिया, आज कह दिया कि हमारी ईएमआई घटेगी। मगर सोच लीजिए बैंक की हालत, आज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आरबीआई गवर्नर ने भी कहा था कि 80% पे है, यानी 100 रुपया उनके पास है टोटल डिपॉजिट, तो 80 ऑलरेडी लैंड हो चुका है, और 20 में एसएलआर सीआरआर ये सब भी जाके, तो क्रेडिट डिपॉजिट 80 पे है। तो अगर उनको और फ्रेश लोन्स देना है तो और डिपॉजिट इकट्ठा करना पड़ेगा, और अगर लेंडिंग रेट घटा रहे हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को मेंटेन करना है तो डिपॉजिट रेट को कटवाना होगा ना। अरे डिपॉजिट रेट कटवाएंगे और डिपॉजिट मोबिलाइज भी करेंगे, ये कैसे होगी बात। एज इट इज़ उनको दबाव है ना कि लोग डिपॉजिट से लेकर पैसा जाके म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, इंश्योरेंस में लगा रहे हैं, एसआईपी में लगा रहे हैं, तो ऑलरेडी दबाव है बैंक के ऊपर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में। अब इस हिसाब से लेंडिंग रेट को कट कर दिया तो डिपॉजिट रेट को कैसे कट करेंगे। उनको डिपॉजिट चाहिए लेंड करने के लिए, और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक 90 के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज पे है। तो बहुत से बैंक्स इसमें बहुत हालत मुसीबत में होगी, क्योंकि क्या वो एसबीआई के रेट कट और ईएमआई ड्रॉप के साथ compete करेंगे, तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन श्रिंक होगा, क्योंकि वो डिपॉजिट में रेट कट नहीं कर सकते। कुछ लोग कहेंगे नहीं मैं तो उसमें नहीं पार्टिसिपेट करूँगा, मेरे को नेट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, तो उनकी बिजनेस नहीं बढ़ेगी। तो नेचुरली बैंक्स के अंदर एक ये डाउट, और नेचुरली एनबीएफसीज का भी हालत वही है, क्योंकि वो भी बैंक की लोन पर डिपेंड करते हैं, रेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो नेचुरली ओवरऑल ये लेंडिंग साइड में अब देखना है कि कौन क्या डिसीजन लेता है, ईएमआई कौन कटवाता है, कौन नहीं करता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ को देखते हुए बैंकिंग सेक्टर में आज एक कन्फ्यूजन था, इसलिए बैंकिंग सेक्टर ने पॉजिटिव रिएक्ट नहीं दिया। और नॉर्मली एक रेट कट में बैंक का पॉजिटिव रिएक्शन आता है, आज नहीं आया, वो एक कारण है। सेकेंड चीज़ यह है कि कौन सी सेक्टर में आज पॉजिटिव मूव होगा, क्योंकि 60,000 आउट ऑफ दी 100,000 करोड़ कंजम्पशन में जाएगा, और किसी बैंक ने भी ईएमआई कटवा दिया तो नेचुरली उतना कंजम्पशन का बूस्ट होगा ही, क्योंकि लोगों को एक तो ज़्यादा पैसा दिया है मैडम ने, और उसके साथ अगर मेरी ईएमआई के लिए ये भी घट गया तो उतना ज़्यादा बड़ा घर बड़ी गाड़ी में खरीद सकता हूँ। तो आज नेचुरली रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, ये सब चले, क्योंकि एक कोई भी बैंक कुछ रेट को रिड्यूस करे, पैसा भी दिया है गवर्नमेंट ने अपने हाथ में, तो नेचुरली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऐसी स्टॉक्स में रेट सेंसिटिव्स का नेचुरली एक पॉजिटिव मूव था, क्योंकि वो एक क्लियर कट एक लाइन आप देख सकते थे। तो वही थी मेरी समरी ऑफ द बजट, मैंने पूरा कवर कर दिया बेसिक्स, और ये तो शायद आपको ये पसंद आएगा। कुछ सिंपल तरीके से मैंने कोशिश किया कि आपको समझाएं। तो आने वाले में दिन में देखते हैं कौन सी बैंक क्या रेट करती है, कैसे होती है, बट डेफिनेटली एक प्रैग्मेटिक और अच्छी पॉलिसी आरबीआई ने सभी को अच्छी तरह बैलेंस करके अपना ले लिया है। तो डेफिनेटली हमें आरबीआई को तालियां देना पड़ेगा कि अच्छा उन्होंने मैनेज किया।
मार्केट तो सुधारेगी, मार्केट इसको अंडरस्टैंड करेगी और उस हिसाब से एडजस्ट भी कर लेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।